हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेक अप डेड मैन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक चर्च से, जहाँ के अंदर का माहौल काफी अजीब था। गुड फ्राइडे की सर्विस चल रही थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि टेंशन साफ दिख रही थी। वजह थी मॉन्सिनोर जेफसन विक्स, जिसका सरमन हर बार की तरह आज भी प्यार से ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो लोगों को समझा नहीं रहा है बल्कि डराने की कोशिश कर रहा है। इसी सरमन के खत्म होते विक्स बिना किसी से नजर मिलाए ऑल्टर के पास बने छोटे से क्लोजेट की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में वही पुरानी फ्लास्क होती है जिसे वो अक्सर अपने पास रखता था। उधर फादर जूड ड्यूप्लेंट ऑल्टर के पास रुककर प्रेयर में डूबा हुआ होता है, जैसे वो माहौल की बेचैनी से खुद को दूर रखना चाहता हो। तभी अचानक अंदर से जोर की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर पड़ी हो। उसी पल प्रेयर टूटती है और जूड तेजी से उस आवाज की तरफ जाता है। क्लोजेट के अंदर जो सीन उसका इंतजार कर रहा था वो किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। मॉन्सिनोर विक्स जमीन पर गिरा हुआ होता है, उसकी सांसें थम चुकी थी और जब जूड उसकी तरफ झुकता है तो उसकी नजर सीधे विक्स की पीठ पर जाती है, जहाँ पर एक छुरी धसी होती है। उस छुरी के ऊपर लगा डेविल हेड पूरे सीन को और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। अब धीरे धीरे चर्च के बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को जवाब ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। उनकी नजर सीधे जूड पर टिक जाती है। अब विक्स से ठीक से ना बनने वाला रिश्ता और ऊपर से वो डेविल हेड लैंप जो जूड कुछ समय पहले एक बार से लाया था, सब कुछ उसे परफेक्ट सस्पेक्ट बना देता है। अब इसी बीच डिटेक्टिव बेनॉइट ब्लैंक सीन में एंटर करता है। वो जूड से अकेले में बात करता है और उससे इन्वेस्टिगेशन में मदद करने को कहता है। हालात जूड के खिलाफ होते हुए भी वो मान जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी सच जानना चाहता था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और ब्लैंक जूड से कहता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसे शुरू से यहाँ पर डिटेल में लिखो। और यहीं से ये कहानी पीछे की तरफ मुड़ जाती है, एक ऐसे फ्लैशबैक में जहाँ जूड की असली जिंदगी सामने आने लगती है। कभी जूड एक बॉक्सर हुआ करता था, रिंग में उसकी ताकत ही उसकी पहचान थी, लेकिन एक मैच के दौरान उसका ओपोनेंट मारा जाता है। ये हादसा जूड के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। गिल्ट उसको अंदर से तोड़ देता है। वहीं से वो बॉक्सिंग छोड़ देता है और रिलीजन की तरफ कदम बढ़ाता है। प्रीस्ट बनने की वो ट्रेनिंग लेता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो अपने वायलेंट पास से हमेशा के लिए दूर जा सके। लेकिन गुस्सा उसका पीछा नहीं छोड़ता है। एक दिन वही गुस्सा उसे एक प्रीस्ट डीकन की हत्या तक ले जाता है, जिसके बाद जूड को सजा के तौर पर एक छोटी ऑलमोस्ट डाइंग पैरिश में भेज दिया जाता है, आवर लेडी ऑफ परपेचुअल फोर्ट, जहाँ एक दिन जूड नोटिस करता है कि मार्थ कन्फेशन रूम से बाहर निकलती है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई है। उसकी चाल, उसका चेहरा सब कुछ बता रहा होता है कि अंदर कुछ तो सीरियस हुआ है। इसी बीच थोड़ी देर के बाद मॉन्सिनोर विक्स भी बाहर आता है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब सा मिक्स होता है, जैसे कोई बात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हो। यहीं से होली वीक की शुरुआत पाम संडे से होती है। इसी दौरान जूड और विक्स एक दूसरे की कन्फेशन सुनते हैं। विक्स फिर से अपनी वही पुरानी आदतों और डार्क थॉट्स का कन्फेशन करता है, जबकि दूसरी ओर जूड भी सच बोल देता है। वो बताता है कि वो विक्स के फ्लॉक की जिंदगी के बारे में खुद से पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही विक्स बुरी तरह भड़क जाता है। गुस्से में वो जूड को मार देता है और चिल्लाकर कहता है कि दुनिया हम सबको खत्म करना चाहती है, इसलिए हमें खुद को बचाना होगा। इस पूरे सीन को साय चुपचाप सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है और यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर एक बड़ा क्लू बनने वाली होती है। कुछ दिन के बाद एक रात जूड मीटिंग रूम में जाता है, जहाँ विक्स अपने यूजुअल फॉलोअर्स के साथ बैठा होता है। माहौल पहले से ही टेंस्ड होता है और अचानक विक्स जूड की तरफ एक किताब फेंक देता है। बिना कुछ कहे जूड वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। गुस्से और दर्द में जूड सीधा एक बार में पहुँचता है। वहाँ पर वो जरूरत से ज्यादा पी लेता है और उसी हालत में उसे एक डेविल हेड लैंप का टॉप मिल जाता है। बिना ज्यादा सोचे वो उसको उठा लेता है, जहाँ वापस लौटते वक्त वो उसी लैंप टॉप को चर्च की तरफ फेंक देता है। उसी वक्त सैमसन आवाज सुन लेता है और बाहर से पूछता है कि कौन है वहाँ पर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और अंधेरे में सब कुछ शांत हो जाता है। फिर आता है गुड फ्राइडे का दिन। सरमन खत्म होने के बाद विक्स अपने चेम्बर में चला जाता है। उधर जूड ऑल्टर के सामने प्रेयर कर रहा होता है। तभी अचानक उसे गिरने की आवाज सुनाई देती है। दिल घबराता है और वो तुरंत चेम्बर की तरफ भागता है, जहाँ अंदर पहुंचकर वो देखता है कि विक्स जमीन पर गिरा पड़ा है। कुछ ही पलों में चर्च के बाकी लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। विक्स की पीठ पर खून फैला होता है। डॉक्टर नेट
तुरंत बोलता है कि कुछ भी मत छूना। जब सब लोग बाहर चले जाते हैं तभी डॉक्टर नेट को साफ दिखता है कि विक्स की पीठ में डेविल हेड वाली छुरी घुसी हुई है। ये देखते ही मार्था शॉक से चीख पड़ती है और सब कुछ और ज्यादा क्यूटिक हो जाता है। इसी बीच जूड बाहर पुलिस के पास पहुंचता है। वहाँ पुलिस उसको वो डेटा दिखाती है जो साय ने रिकॉर्ड किया था, विक्स और जूड की वायलेंट फाइट का फुटेज। उसी वक्त डिटेक्टिव बेनॉयड ब्लैंक सीन पर आता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हो जाती है। डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किया जाता है, लेकिन जैसे ही डेड बॉडी को पलटा जाता है जूड बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ब्लैंक और लोकल चीफ उसके पास आते हैं और साफ कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी वापस चाहते हो तो इस इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें हमारी पूरी मदद करनी होगी और मजबूरी में जूड को मानना पड़ता है। अब ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, जिसके बाद ब्लैंक और जूड उस बार में जाते हैं जहाँ से जूड ने डेविल हेड लैंप का टॉप उठाया था। वहाँ पर पता चलता है कि मर्डर वेपन का डेविल हेड रेड कलर से पेंट किया गया था। वहाँ बारटेंडर ये भी बताता है कि एक और लैंप का टॉप भी मिसिंग है। फिर दोनों विक्स का चैम्बर चेक करते हैं। वो ये पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि कोई हिडन पैसेज या टूटी हुई दीवार तो नहीं है, लेकिन जांच में सब कुछ साफ हो जाता है कि अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था फ्रंट डोर। यहीं से एक नई थ्योरी निकलती है कि ये मर्डर शायद रिमोट कंट्रोल स्टैबिंग से किया गया होगा। अब इसी बीच मार्था प्रेयर एरिया के सामने जमीन पर गिरकर रोने लगती है। वो चिल्लाती है कि पुलिस को यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो जूड पर सीधा आरोप लगाती है और उसे हत्यारा कहती है, जहाँ गुस्से में जूड उसका हाथ झटक देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूड सैमसन के क्वार्टर्स में पहुंचता है और बॉक्सिंग बैग पर मुक्के मारने लगता है, जैसे वो अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा हो। तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है। सैमसन रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहा होता है। वो कैजुअली बताता है कि अगर वो कोई शो लाइव नहीं देख पाता तो रिकॉर्डिंग कर लेता है। यहीं से पुलिस को एक और अहम क्लू मिलता है। मर्डर वाले दिन की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है और बिल्कुल उसी वक्त एक ग्लिच मिलता है जब विक्स मारा गया था। पुलिस का मानना होता है कि ये ग्लिच किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस की वजह से आया होगा और खास बात ये है कि ये ग्लिच विक्स के गिरने के बाद ही शुरू हुआ था। अब ब्लैंक का शक धीरे धीरे जूड की तरफ बढ़ने लगता है। वजह ये होती है कि जूड ने कहा था जब वो बाहर लोगों के पास पहुंचा तब पुलिस आ रही थी। ब्लैंक उसे पूछता है कि वो इतना लेट क्यों हुआ। जूड आखिरकार सच बता देता है। वो कहता है कि वो मॉन्सिनोर विक्स की इज्जत बचाने के लिए उसकी फ्लास्क छुपा रहा था। ब्लैंक फ्लास्क के बारे में पूछता है, लेकिन जूड उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर वो दिन आता है जब विक्स की डेड बॉडी को चेम्बर में रखा जाता है। ये चेम्बर बाहर से एक मशीन से खुलता है, लेकिन अंदर से हल्के से पुश से भी खुल सकता है। विक्स के फॉलोअर्स चुपचाप उसके कास्केट को घूर रहे होते हैं, जहाँ थोड़ी देर के बाद मार्था आती है जो एक पल की प्रेयर मांगती है। सब लोग बाहर चले जाते हैं। अकेली मार्था कास्केट के सामने रोती रहती है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और चेम्बर ओपनिंग मशीन का ऑर्डर लेटर देता है। कुछ ही देर में फ्लॉक मीटिंग रूम में जमा हो जाती है। ब्लैंक और जूड अंदर जाते हैं। जूड सबको बताता है कि उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं और सबको कोऑपरेट करना होगा। ब्लैंक सीधा पाम संडे की रात पर आता है और पूछता है कि उस दिन विक्स से किस किस की क्या बात हुई थी। इसी सवाल के जवाब में साई आगे आता है और वो अपने रिकॉर्डिंग चला देता है। इसी बीच अचानक वेरा ड्रेविन आगे आती है और एक ऐसा सच बोल देती है जिससे पूरा रूम सन्न रह जाता है। वो बताती है कि मॉन्सिनोर जेफसन विक्स ही साय का असली पिता था और सिर्फ यही नहीं, विक्स ने ही साय को वेरा के पिता को सौंप दिया था ताकि ये राज कभी सामने ना आए। वेरा साफ कहती है कि उसकी जिंदगी में जो भी टूटा या फिर बिखरा हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ विक्स जिम्मेदार है। इस बात पर विक्स ने कभी इनकार नहीं किया था। उसी रात जब ये सच सामने आया, विक्स पूरे फ्लॉक के सामने एक अजीब सा रूप दिखाने लगता है। वो एक एक करके सबकी कमजोरियां, उनके सेंस और उनकी बुराइयां गिनाने लगता है, जैसे सबको वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता हो। तभी साय बोलता है कि जब उसे अपनी असली पहचान का पता चला तो वो सीधे विक्स से मिलने गया था, जहाँ विक्स ने उसे अपने बेटे की तरह गले लगाया और उसे अपने दादा अप्रेंटिस विक्स के फॉर्चून के बारे में बताया। विक्स का कहना था कि उसने आखिरकार वो फॉर्चून ढूंढ लिया है। साय ये सुनकर बोला कि ये फ्लॉक तो एक बोझ है, उन्हें हटा देना चाहिए। तब विक्स उसे ईव्स एप्पल के बारे में बताता है, जहाँ साय उसे कोई सीक्रेट अकाउंट या किसी क्रिस्टल जैसी वैल्यूएबल चीज समझ बैठता है, लेकिन असल सच उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। साय के जाने के बाद जूड और ब्लैंक मिलकर उस मॉन्यूमेंट को तोड़कर चेक करते, जहाँ उन्हें कुछ क्लू मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक जूड के हाथ एक ऑर्डर लेटर लग जाता है जो चैम्बर ओपनिंग मशीन से जुड़ा हुआ होता है। जूड ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये ऑर्डर मर्डर से पहले दिया गया था। जब कंपनी को कॉल किया जाता है तो एक और बड़ा रिवील होता है। ये ऑर्डर खुद मॉन्सिनोर विक्स ने दिया था। उधर हालात तेजी से बिगड़ते हैं। लोकल चीफ
जूड को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। ब्लैंक उससे थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन चीफ मानने को तैयार नहीं होता है। उसके लिए सारे एविडेंस जूड के खिलाफ जा रहे होते हैं और वही सबसे बड़ा सस्पेक्ट लगता है। जहाँ बरसात में भीगता हुआ जूड वहाँ से निकल जाता है, तभी अचानक उसकी नजर चेम्बर की तरफ जाती है, जहाँ वो देखता है कि कोई बाहर निकल रहा है और कुछ ही सेकंड्स में दो लोग जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जूड उनका पीछा करता है, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर गोली चला देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब जूड को होश आता है तो उसके पास ही सैमसन की लाश पड़ी होती है, उसके सीने में छुरा घुसा होता है। इसी बीच पुलिस और ब्लैंक जूड को ढूंढते हुए चेम्बर तक पहुंच जाते हैं। चेम्बर टूटा हुआ होता है और अंदर सैमसन की बॉडी होती है। मार्था भी वहां पर पहुंच जाती है और सैमसन को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रिएक्शन देखकर माहौल और भी भारी हो जाता है, जहां थोड़ी देर के बाद पुलिस को सैमसन के घर से एक कैमरा रिकॉर्डिंग मिलती है। उस फुटेज में एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल विक्स जैसा लग रहा होता है। वो चेम्बर से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। उसी रिकॉर्डिंग में चेम्बर से निकलता हुआ जूड भी दिखाई देता है। अब इसी बीच जूड खुद पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है ताकि खुद को वो सरेंडर कर सके, लेकिन स्टेशन के बाहर ब्लैंक उसको देख लेता है, जो उसको वहीं पर रोक लेता है। जूड बार बार कहता है कि उसी ने सैमसन को मारा है और वो सब कुछ कन्फेस करना चाहता है। ब्लैंक उसे शांत करता है और कहता है कि पहले एक आखिरी जगह चलते हैं, और वो जगह होती है डॉक्टर नेट का घर। दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो घर पूरी तरह बिखरा हुआ मिलता है। वो नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ एक टब में एसिड भरा होता है। उसी टब के पास विक्स की बॉडी पड़ी होती है। जब एसिड निकाला जाता है तो अंदर से एक और स्केलेटन निकलता है, और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये होती है कि विक्स उस स्केलेटन की गर्दन पकड़े होता है। स्केलेटन की उंगली में रिंग देखकर सच्चाई सामने आ जाती है, वो डॉक्टर नेट ही था। ब्लैंक नेट का बैग चेक करता है और उसमें पेंटोबार्बिटल की बोतल मिलती है, जो पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लैंक तुरंत पुलिस को कॉल करके दोनों बॉडीज की जानकारी देता है, जिसके बाद जूड चर्च में वापस जाता है और ऑल्टर के सामने खड़े होकर कन्फेशन करने लगता है। उसी वक्त पुलिस उसको अरेस्ट करने पहुंचती है, लेकिन तभी ब्लैंक तेज आवाज में सबको रोकता है और कहता है कि सब सुनो, और फिर वो पूरा सच सबके सामने रखना शुरू कर देता है। ब्लैंक बताता है कि सरमन के बाद विक्स चेम्बर में गया और अपने फ्लास्क से ड्रिंक की, लेकिन उस फ्लास्क में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैंकुलाइजर मिलाया गया था, इसीलिए कुछ ही मिनटों में विक्स बेहोश होकर गिर पड़ा। डेविल हेड लैंप को रेड कलर में पेंट किया गया था ताकि वो गुड फ्राइडे के कपड़ों से मैच करे। छुरा वेस्ट मेड में छुपा कर रखा गया था। जैसे विक्स गिरा, डॉक्टर नेट ने रिमोट दबाया और ब्लेड विक्स के शरीर में चला गया और खून बहने लगा। उसी दौरान जूड अंदर आया, उसने खून देखा, फ्लास्क देखा और वो घबरा गया। बाहर निकलते वक्त उसने फ्लास्क को डोर के पीछे छुपा दिया, जिसके बाद डॉक्टर नेट अंदर आया, डेविल हेड सबको दिखाया और रिमोट कंट्रोल्ड नाइफ को विक्स के शरीर से निकाल लिया। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसने दूसरी ब्लेड से दोबारा स्टैब किया, लेकिन वो फ्लास्क ढूंढ नहीं पाया। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर डॉक्टर नेट ने ही विक्स को मारा तो फिर डॉक्टर नेट को किसने मारा? सब कुछ समझ जाने के बावजूद ब्लैंक सबके सामने कह देता है कि ये केस वो सॉल्व नहीं कर सकता है। सुनते ही लोग धीरे धीरे रूम से बाहर निकल जाते हैं। उधर जूड पर अरेस्ट का खतरा मंडरा रहा होता है। इसी गिल्ट और दबाव में मार्था खुद ब्लैंक के सामने आने का फैसला करती है। ब्लैंक उसे शांत होकर बोलता है कि मार्था, जो भी सच है अपने शब्दों में बताओ, और यहीं से मार्था धीरे धीरे उस कहानी का दरवाजा खोलती है जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा था। मार्था धीरे धीरे बोलना शुरू करती है और यहीं से कहानी एक पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है। वो बताती है कि अप्रेंटिस विक्स के दादाजी ने कभी एप्पल ऑफ ईव नाम का एक बेहद कीमती डायमंड खरीदा था। ये कोई आम हीरा नहीं था, बल्कि ऐसा स्टोन था जिसे वो गलत लोगों की नजरों से बचा कर रखना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उस वक्त छोटी सी मार्था को सब कुछ बता दिया और फिर खुद ही वो डायमंड निगल लिया, जहाँ कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये हीरा उनके साथ ही कब्र में दफन रहे। मार्था ने भी उस समय कसम खा ली थी कि वो ये राज कभी किसी को नहीं बताएगी, लेकिन वक्त के साथ एक और नाम सामने आता है, ग्रेस का, अप्रेंटिस विक्स की बेटी और शायद फादर विक्स की माँ। किसी तरह ग्रेस को इस डायमंड का सच पता चल जाता है और उस रात जब चर्च तोड़ा गया, उसका असली मोटिव तोड़फोड़ नहीं था, बल्कि वही हीरा ढूंढना था। मार्था जब उसके सामने जाती है तो गुस्से में उसे वैश्य तक कह देती है और साफ साफ बोलती है कि उसे वो डायमंड कभी नहीं मिलेगा। इसी गुस्से में ग्रेस मार्था के ऊपर हमला कर देती है। अब ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि ये बात आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है। फादर विक्स की मौत से ठीक पहले जूड मार्था से कहता है कि अब उसे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेने चाहिए। इसी प्रेशर में मार्था आखिरकार
डायमंड का सच उगल देती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि ये कन्फेशन गलती से फादर जेफसन विक्स के सामने हो जाता है। अब जैसे ही जेफसन को डायमंड का क्लू मिलता है, वो उसे पाने के लिए अप्रेंटिस की कब्र को खोदने की प्लानिंग करने लगता है। यही बात मार्था को अंदर से डरा देती है। इसी डर में वो डॉक्टर नेट के साथ मिलकर फादर विक्स को मारने का प्लान बनाती है। उनका प्लान काफी अजीब और डरावना था। उन्होंने फादर विक्स के कॉफिन के अंदर सैमसन को छुपा दिया था। आइडिया ये था कि रात होते ही सैमसन कॉफिन से बाहर निकले और जंगल की तरफ भाग जाए, ताकि सबको लगे कि फादर विक्स मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए हैं। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन उसी रात अचानक जूड वहाँ पर आ जाता है और सिचुएशन बिगड़ जाती है। इसी बीच डायमंड के लालच में डॉक्टर नेट सैमसन को मार देता है। यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। नेट अब मार्था को भी मारना चाहता था। उसने उसकी कॉफी में जहर मिला दिया था, लेकिन मार्था पहले से ही खतरे को भांप चुकी थी। इसीलिए बड़ी चालाकी से वो नेट का कप बदल देती है और वही जहर पीकर डॉक्टर नेट खुद मारा जाता है। नेट की मौत के बाद मार्था आखिरकार एक चाल चलती है। वो फादर विक्स का हाथ नेट की गर्दन पर रख देती है, ताकि सबको यही लगे कि फादर विक्स मरने के बाद जिंदा हुए हैं और उन्होंने अपने कातिल से बदला ले लिया है। जिसके बाद मार्था ये पूरी सच्चाई जूड के सामने कन्फेस कर देती है। वो खुद भी जहर पी चुकी होती है। उसके आखिरी पलों में जूड उससे कहता है कि वो सबको माफ कर दे, ग्रेस को भी। जिसके बाद मार्था सिर झुकाकर सबको माफ कर देती है और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। उसी वक्त उसकी मुट्ठी खुलती है और वो अनमोल डायमंड नीचे गिर जाता है। फादर जूड चुपचाप उस डायमंड को उठा लेता है। इसके बाद वो हीरा फिर कभी किसी को नहीं मिलता, जिसके साथ ये रहस्यमय कहानी अपने सबसे खामोश एंड तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वेकअप डेड मैन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।